दोस्तों, तुर्की में इलेक्शन को लेकर चल रहे घमासान का अंत हो गया है। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। तुर्की की जनता ने एक बार फिर 20 साल से शासन संभाल रहे तैयब एर्दोगान को चुन लिया है। एर्दोगान को 52.14% वोट मिले हैं, यानी तुर्की की लगभग आधी से ज्यादा जनता ने एर्दोगान को वोट किया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर रहे रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के केमाल किलिचदारोग्लू को लगभग आधी जनता ने वोट किया है। उनको 47.86% वोट मिला है। यानी तुर्की की आधी जनता चाहती थी कि देश की भागडोर एर्दोगान के हाथों में रहे और आधी जनता बदलाव चाहती थी। आधी जनता रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के लीडर किलिचदारोग्लू को प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहती थी। किसी कारण से अगर किलिचदारोग्लू प्रेसिडेंट चुन लिए जाते तो तुर्की में कैसा शासन होता, वहाँ की जनता को क्या फायदे होते और किन मुश्किलों का सामना करना होता, आज उसी पर बात करेंगे। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के फाउंडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के शासन को जानना होगा। तो आइए चलते हैं अब से 100 साल पहले, जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के उस दौर में जब उस्मानिया खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति बने। दोस्तों, मैं हूं परवेज़ और आप देख रहे हैं द पारा शो। 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ ओटोमन एम्पायर का शासन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के खात्मे के साथ ही ख़त्म हो गया और ओटोमन एम्पायर को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई सल्तनत की सेना में काम करने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। 1922 में तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही सुल्तान के पद को भी ख़त्म कर दिया गया। 29 अक्टूबर 1923 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की गणराज्य का राष्ट्रपति चुन लिया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद कमाल पाशा ने तुर्की में बड़े पैमाने पर बदलाव किए। जहां एक तरफ इन बदलावों को तुर्की का नवनिर्माण कहा गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस्लाम को लेकर इनका रुख इतना सख्त था कि मानो इनको दिक्कत खिलाफत और सुल्तान से नहीं बल्कि इस्लाम से थी। सुल्तान का पद तुर्की से ख़त्म हो गया था, मगर खिलाफत अभी बाकी थी। खिलाफत इस्लामी दुनिया की तहजीब और मजहब की एकता का एकमात्र जरिया था। कमाल पाशा और इसके सहयोगी इसे बेकार की चीज़ मानते थे, लेकिन खिलाफत के चाहने वाले इसके लिए जान गंवाने के लिए भी तैयार रहते थे। 1922 में अब्दुल मजीद को खलीफा बनाया गया, मगर 2 साल बाद ही कमाल पाशा द्वारा 23 मार्च 1924 को अब्दुल मजीद को खलीफा के पद से हटा दिया गया और साथ ही खिलाफत को भी ख़त्म कर दिया गया। अब्दुल मजीद और ओटोमन साम्राज्य के सभी उस्मानी राजवंशों को तुर्की से निकाल दिया गया। इसके साथ ही 1200 साल पहले इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक के साथ शुरू हुई खिलाफत का सारी दुनिया से सफाया कर दिया गया। अब कमाल पाशा ने एक नए सिरे से कानूनों का बनाना शुरू किया। कमाल पाशा के बनाए कानून मुस्लिमों के लिए इतने सख्त थे कि कभी कभी वो उनकी जान पर बनाते थे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने हजारों मदरसों को बंद कर दिया। तुर्की में सबसे अहम शेख उल इस्लाम के पद को ख़त्म कर दिया गया। इस्लामिक कैलेंडर को ख़त्म करके अंग्रेजी कैलेंडर को लागू कर दिया गया। अरबी और फारसी ज़बान को हटाकर रोमन और तुर्की ज़बान को लागू कर दिया। हद तो तब हो गई जब अजान को भी अरबी से तुर्की में करने का फैसला सुना दिया, और यह इतनी सख्ती से सुनाया गया कि एक मस्जिद में अरबी में अजान दे रहे मुअज्जिन को गोली मार दी। जब दूसरा शख्स अजान को पूरा करने के लिए खड़ा हुआ तो उसे भी गोली मार दी। फिर तीसरा, उसके बाद चौथा। इस तरह से अरबी में एक अजान को पूरा करने के लिए 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुरान को अरबी की जगह तुर्की भाषा में छपवाया गया और हुक्म दिया कि अगर किसी शख्स को अरबी में कुरान पढ़ते देखा गया तो गोली मार दी जाएगी। जुम्मे की छुट्टी बंद कर दी गई। कमाल पाशा तुर्की को यूरोप की तरह बनाना चाहता था। उसने तुर्की के लोगों के पहनावे को चेंज कर दिया। 25 नवंबर 1925 को तुर्की टोपी ओढ़ने पर बैन लगा दिया और उसकी जगह छज्जेदार टोप लागू कर दिया। इस टोप को ना पहनना कानूनी अपराध माना गया। मुसलमानों के लिए इसे पहनना बहुत मुश्किल था। उनको नमाज पढ़ते वक्त माथा ज़मीन पर लगाना ज़रूरी था, लेकिन टोप पहनकर नमाज पढ़ना मुश्किल था। इसे पहनकर माथा ज़मीन पर नहीं लगा सकते थे और नंगे सर नमाज पढ़ना इस्लाम में गैर सुन्नती तरीका था। लेकिन मुसलमान बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। कमाल पाशा ने इन कानूनों में कोई नरमी नहीं दिखाई। बुरखा और हिजाब को हटा दिया गया। तुर्की की औरतों को यूरोप के पहनावे की तरफ बढ़ावा दिया। मुस्लिम औरतें जो पहले बुरखा और हिजाब पहनती थी, वो अब यूरोप का पहनावा अख्तियार करने लगी। मुस्लिम औरतों की गैर मुस्लिम मर्दों से शादी कराई जाने लगी। मस्जिदों में सफाई पर जोर दिया गया। बयान, खुतबा सब अरबी की जगह तुर्की भाषा में किया जाने लगा। मस्जिदों में संगीत यानी म्यूजिक दल बना दिए गए। तुर्की की ऐतिहासिक मस्जिद हादिया सोफिया मस्जिद को म्यूजियम में बदल दिया गया। शहरों के नाम बदल दिए गए। कुस्तुनतुनिया का नाम इस्तांबुल, अंगोरा का अंकारा कर दिया गया और न जाने कैसे कैसे कानून बनाकर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया गया।
जिसका नतीजा है कि आज तुर्की की जनता कमाल पाशा वाला दौर दोबारा देखना नहीं चाहती। एर्दोगान 2002 से तुर्की की बागडोर संभाल रहे हैं, यानी उनको सत्ता में आए 20 साल हुए हैं। 1938 में कमाल पाशा का देहांत हो गया था। उनके बाद भी उनकी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की ही सरकार रही। और कमाल पाशा के बाद तुर्की का कैसा हाल रहा, उनके बाद क्या मुस्लिमों के हालत में सुधार हुआ, और 2023 के इस इलेक्शन से इन बातों का क्या रिश्ता है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द पारा शो। अगले एपिसोड में हम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद के दौर के बारे में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।